देखो, लास्ट क्लासेस में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था सी प्रोग्रामिंग का, बेसिक प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, क्या होता है प्रोग्राम। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कंप्यूटर से कोई भी कार्य हमें अगर करवाना है तो। और फिर मैंने बताया था एल्गोरिदम्स, सूडो कोड्स एंड फ्लो चार्ट्स, जो कि हम पढ़ेंगे इस क्लास में। सबसे पहले एल्गोरिदम की ज़रूरत क्या है आखिर, ठीक है। तो एल्गोरिदम, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में किसी भी लैंग्वेज में, तो वो एक थोड़ा टीडियस रहता है। जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, वो तो हमें आता है, बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, वो हमारे बिहेवियर में है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं या सीखते हैं तो उसका देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये है क्या, क्योंकि हमें कंप्यूटर को समझाना है उस लैंग्वेज से। तो वो लैंग्वेज में हमें एल्गोरिदम्स की मदद लेने रहती है स्टार्टिंग में। एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक्साइटिंग बिकॉज राइटिंग प्रोग्राम प्रोवाइड्स प्रोग्रामर्स द चांस टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड ऑल्सो गिव challenges ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जी सर। ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट डायरेक्ट प्रोग्राम्स इन एनी लैंग्वेज, जस्ट लाइक यू कैन नॉट स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग विदाउट द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग। जैसे बिल्डिंग डिज़ाइन, हमें कोई मकान वगैरह अगर बनवाना है, किसी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो उसके लिए पूरा उसका लेआउट चाहिए रहता है, बिल्डिंग का डिज़ाइन प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो वही काम एल्गोरिदम करती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने से पहले उसका एल्गोरिदम लिखा जाता है। वो एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप में हम इजी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है उस लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं कि इस प्रोसेस स्टेप के बाद में ये होगा, इस स्टेप के बाद में ये होगा। और उससे उस एल्गोरिदम की मदद से फिर हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जिससे हमारा काम इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि इस स्टेप में हमको काम करना है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग यू नीड डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग। सिमिलरली फॉर राइटिंग ए लार्ज और गुड प्रोग्राम यू नीड एल्गोरिदम। समझ में आया? जी अब देखिए, ये एक डायग्राम तुमको शो हो रहा है यहाँ पे। प्रो कोई प्रॉब्लम है। सर। बेसिकली हम कंप्यूटर में जी प्रोग्रामिंग क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें कंप्यूटर की मदद से। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको यस सर। कंप्यूटर काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकता है, बजाय कि अगर हम उनको सॉल्व करने बैठें तो लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। जी सर। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमको प्रोग्रामिंग करनी है। तो उसका एक एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट हमारे पास प्रॉब्लम है उसका हम डायरेक्ट प्रोग्राम लिखें। तो इसमें क्या होता है, जब लॉन्ग प्रोग्राम्स होते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है डायरेक्टली तुम लिखने बैठोगे तो। दूसरा प्रोसेस होता यस है सर। कि तुम, आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से तुमने पहले एल्गोरिदम डिज़ाइन किया। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे पास में एक एल्गोरिदम आ गया कि ये इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। उस एल्गोरिदम की मदद से फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे, ये यस वाला सर। प्रोसेस। प्रॉब्लम है, उसकी एल्गोरिदम लिखी हमने, फिर प्रोग्राम बनाया। तो यस। 2 फेजेस में होता है कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन प्रोसेस। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़, उसमें हमने एक एल्गोरिदम बनाया जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कोडिंग फेज़, जिसमें हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखेंगे एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ठीक है। यस सर। एल्गोरिदम की अब डेफिनेशन अगर देखें, एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स डिफाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी एक प्रॉब्लम का फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्यूशन निकालने के लिए एल्गोरिदम होती है वो, नीड नॉट बी टू बिलोंग। और एल्गोरिदम की खासियत क्या है, जैसे मान के चलो अभी तुम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आगे किसी और जी लैंग्वेज सर। को पढ़ो,
या किसी कंपनी में कभी आगे काम करो तो वो Yes, किसी sir. दूसरी लैंग्वेज पे काम करती हो। तो हाँ अगर सर। तुम्हें एल्गोरिदम लिखना आता है तो एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, वो जस्ट क्या बता रहा है हमें कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का सेट ऑफ स्टेप्स में एक हमने स्टेप्स लिखे हैं बस उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अब उस प्रॉब्लम को हम किसी भी लैंग्वेज से सॉल्व करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती। सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट्स कैन ऑल्सो बी एन एल्गोरिथम। जैसे इंग्लिश आती है तुम्हें, हिंदी आती है, तो वो कुछ स्टेटमेंट्स, जैसे मान के चलो तुम्हें 2 नंबर का सम निकालना है, ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम लिखोगे तुम सी में, तो इसकी एल्गोरिदम किस तरह की हो सकती है। सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले तुमने स्टार्ट किया, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में 2 नंबर लिए, ठीक है, ए बी, टेक 2 नंबर्स इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रॉपर। ये एल्गोरिदम की स्टेप्स बता रहा हूँ मैं। एल्गोरिथम्स भी फिर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। टेक 2 नंबर्स, ऐड देम, यही करोगे ना, 2 नंबर का एडिशन निकालना है तो। अगर हमको 2 नंबर दिए हैं और उनको ऐड करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा। हेलो, आवाज़ आ रही है तुम लोगों को। हाँ सर, आ रही है। हाँ, अगर 2 नंबर का एडिशन हमें करना है तो यही स्टेप्स रहेंगे, है ना। स्टार्ट किया, 2 नंबर लिए, टेक 2 नंबर्स, उनको ऐड करो और रिजल्ट को डिस्प्ले कर दो किसी सम में। जी सर। सम इक्वल टू दोनों नंबर का एडिशन, जो भी 2 नंबर हैं, और स्टॉप कर दो। ये एक सिंपल एल्गोरिदम हो गया जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके या सिंपल लैंग्वेज को यूज करके स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया कि ये सेट ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब ये एल्गोरिदम हमें पता है, तो अब इसको हम इजीली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा काम इजी हो जाता है इससे। तो ये एल्गोरिदम का वो होता है। एल्गोरिदम वर्सेस प्रोग्राम अगर हम देखें, डिफरेंस क्या है दोनों एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग। जी सर। बोलने तो दो जी सर। क्या एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग डिफरेंस क्या है। प्रोग्राम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम टू बी रन ऑन ए स्पेसिफिक कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम सिंपली जो हमने एल्गोरिदम बनाया है उसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। उस एल्गोरिथम के बेसिस पे हम प्रोग्राम बनाएंगे और उसको रन करेंगे किसी भी कंप्यूटर में और ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता है क्या होता है, सुना होगा, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल में मैक ओएस होता है, मैकिंटोश। ये क्या एग्जिट हो गई क्या। हेलो हेलो। हाँ, ये कहाँ चला गया। ईश्वर हाँ, सर क्लास छोड़ दी, मुझे लगता है जाता। क्यों गुस्सा हो गया क्या। तुमने चाय बनाने की स्टेप्स बताई मुझे, एल्गोरिदम फॉर मेकिंग ए टी। ये बेसिक स्टेप्स हो गई जो हमको समझ में आ रही है इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। जी सर। अब ये स्टेप्स आ गई, अब इसी को हमको बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। तो ये स्टेप्स तो कहीं भी चाहे बनाओ तुम, मान लो किसी की भी किचन में बनाओ या होटल में बनाओ, ये तो प्रोसीजर तो सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, है ना। ये कभी चेंज नहीं होगा। वो अलग है कि किसी का रेसिपी अलग रहती है, किसी की रेसिपी अलग, लेकिन तुम इस रेसिपी से ही बनाओगे कहीं भी जाओगे तो, ठीक है। जी सर। बस ये एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, मान लो कि कभी ईश्वर के किचन में बना रहे हो, कभी होटल में बना रहे हो, कभी कॉलेज में बना रहे हो,
तो मतलब एल्गोरिदम जी सेम सर। है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग हाँ लैंग्वेज सर। में हम उस एल्गोरिदम को यूज कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। अब बिफोर द एल्गोरिदम इज कन्वर्टेड टू अ कंप्यूटर कोड, इट इज़ हेल्पफुल टू राइट आउट द एल्गोरिदम इन एन इनफॉर्मल कोड। अब एल्गोरिदम को कंप्यूटर कोड में कन्वर्ट करने से पहले एक और स्टेप होती है जिसको बोलते हैं स्यूडो कोड। स्यूडो का मीनिंग होता है नॉट जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब पता है? नहीं पता सर। जेन्युइन का मतलब होता है कि भरोसेमंद या सही। भरोसेमंद। ठीक है। जी सर। स्यूडो कोड नॉट जेन्युइन मतलब वो जो एक्चुअल कोड जो हम लिखेंगे ये वो नहीं है, ये मतलब फेक टाइप का उसका हमने कॉपी बनाई है, जी सर। डुप्लीकेट टाइप का। ठीक है। तो स्यूडो कोड का मतलब होता है नॉट जेन्युइन कोड इज द इंटरमीडिएट बिटवीन एवरीडे लैंग्वेज एंड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये एक और इंटरमीडिएट, ये सब एल्गोरिदम के टाइप्स हैं, स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट्स। मतलब एल्गोरिदम हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। स्यूडो कोड एक नॉट जेन्युइन कोड है जिसको हम दिखता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है वो, लेकिन एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जी सर। एवरीडे लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच का वो है इंटरमीडिएट। देखो अब ये वाला पैराग्राफ एक और बार मैं पढ़ता हूँ। बिफोर द एल्गोरिदम इज कन्वर्टेड इनटू अ कंप्यूटर कोड, इट इज़ हेल्पफुल टू राइट आउट द एल्गोरिदम इन एन इनफॉर्मल कोड। उस एल्गोरिदम को इनफॉर्मल कोड में लिखा जाता है। जो हमने एल्गोरिदम लिखा पहले, मान लो ये चाय की स्टेप्स तुमने लिखी, इसको अब एक स्यूडो कोड में कन्वर्ट करेंगे हम विदाउट बोदरिंग अबाउट द रिजिड सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और चीज़ होती है जिसकी यहाँ पे बोल रहे हैं सिंटेक्स। ठीक है। जैसे सी प्रोग्रामिंग है, सी लैंग्वेज का एक फिक्स सिंटेक्स है जो मैंने तुम्हें उस दिन दिखाया था कि सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं हैश, सबसे टॉप लाइन उसकी ये होती है प्रोग्राम की, हैश इंक्लूड stdio.h। याद है किसी को? उसके बाद में फिर मेन फंक्शन लिखते हैं हम, इंट मेन, ये दो ब्रैकेट, फिर करली ब्रेसिस खोलते हैं, करली ब्रेसिस बंद करते हैं, उसके अंदर हमारा मेन प्रोग्राम रहता है ना। ये इसका सिंटेक्स है सी लैंग्वेज का। उसी तरह से हर लैंग्वेज का अलग अलग सिंटेक्स रहता है। तो जब हम लैंग्वेज में एंटर करने से पहले एक स्यूडो कोड बनाते हैं हम उसका। स्यूडो कोड मतलब ये जो इंट मेन फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन है सबसे पहले तो। यस सर। इस फंक्शन के ये जो दोनों ब्रैकेट हैं करली ब्रेसेस, इनके अंदर जो लिखा जाएगा वो मेन अपना एक्चुअल जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो है सिंटैक्स स्टेप्स। तो यहाँ पे स्यूडो कोड लिखते हैं अपन, मतलब एक्चुअल कोड लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल कोड लिखने से पहले यहाँ पे जो कोड आएगा वो स्यूडो कोड अपन तैयार करेंगे, है ना। तो स्यूडो कोड क्या है कि वो भी एक तरह से लैंग्वेज के इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि अगर हमारे पास स्यूडो कोड है तो वो हम उसको सी लैंग्वेज में डालें, चाहे जावा में डालें, पाइथन में डालें, किसी में भी डाल सकते हैं, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हम स्यूडो कोड तैयार करेंगे। अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा कि एक फेक टाइप का कोड है वो, मतलब जो जेन्युइन एक्चुअल कोड नहीं है हमारा, उसको हम तैयार करेंगे, एल्गोरिदम को स्यूडो कोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। इट इज़ एन ईजी स्टेप टू गो ओवर फ्रॉम स्यूडो कोड टू कोड। जब हमने स्यूडो कोड लिख लिया तो उससे फिर कोड पे मूव करना हमारे लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिदम स्यूडो कोड, डायरेक्टली प्रोग्राम क्यों नहीं लिख रहे हैं हम, तुम ये भी सोच सकते हो। तो इसका लॉजिक ये है, रीज़न ये है कि जब अभी छोटे छोटे प्रोग्राम्स मान लो अभी हम इजीली बना सकते हैं, अभी हम क्लास में पढ़ेंगे छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब तुम आगे कंपनियों में काम करोगे या किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पे 1000 लाइन 10,000 लाइन इतने लंबे लंबे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे तुम्हारे को ये एल्गोरिदम और स्यूडो कोड हेल्प करेंगी कि कोई स्टेप तुमसे मिस नहीं हो जाए, कहीं पे मैस नहीं हो जाए प्रोग्राम। तो वो एल्गोरिदम तुम्हारे लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा, उसी तरह से स्यूडो कोड से तुमको
हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और चूँकि अगर तुम्हारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिदम है, स्यूडो कोड है या फ्लो चार्ट है, ठीक है, तो उसके बाद में तुम फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जो भी वो कंपनी यूज कर सकती है। जावा हो सकता है, वो सी प्लस प्लस, कोटलिन, तमाम तरह की लैंग्वेज हैं। एक बार गूगल करोगे तो पता चलेगा तुमको। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम और स्यूडो कोड में डिफरेंस क्या है? An algorithm is a well-defined sequence of steps that provides a solution for a given problem, while a pseudocode, एक मिनट, while a pseudocode is one of the methods that can be used to represent an algorithm. इससे क्या समझ में आ रहा है? pseudocode एक मेथड है किसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का, है ना। एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हो गया, और स्यूडो कोड उस एल्गोरिथम को लिखने का ही एक मेथड है। उसी तरह से दूसरा मेथड होता है एक फ्लो चार्ट। स्यूडो कोड उसमें से एक मेथड है, फिर फ्लो चार्ट हम आगे देखेंगे। ये समझ में आया? वाइल एल्गोरिथम कैन बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, जैसा मैंने अभी वो चाय की विधि लिखी थी हमने लास्ट स्टेप में, ये एल्गोरिथम नेचुरल लैंग्वेज में लिखा है, ये हमने इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, एल्गोरिथम को नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसी वहीं पे स्यूडो कोड क्या होता है? इज रिटन इन ए फॉर्मेट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। स्यूडो कोड को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे जो कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे काफ़ी क्लोजली रिलेट होगा। But pseudocode does not use specific programming languages syntax and therefore could be understood by programmers who are familiar with different programming languages. ये बेनिफिट जो मैंने बताया था अभी लास्ट स्लाइड में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट रहेगा हमारा स्यूडो कोड, इसीलिए कोई भी प्रोग्रामर जो भी किसी भी लैंग्वेज में काम करता है वो उस प्रॉब्लम को ईजिली समझ सकता है स्यूडो कोड को पढ़ के। ठीक है, एडिशनली ट्रांसफॉर्मिंग एन एल्गोरिदम presented in pseudocode to programming code could be much easier than converting the algorithm written in natural language. इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बजाय कि अगर हमारे पास वो स्यूडो कोड की फॉर्म में है उसको कन्वर्ट करना और इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इनपुट लिस्ट है हमारे पास में, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग और प्रॉब्लम और डूइंग ए टास्क, ये हमने लिखा, ये एल्गोरिदम हो गई, और आउटपुट लिस्ट मिल गई हमको। एल्गोरिदम की रिप्रेजेंटेशन अब हम देखते हैं एक्चुअल में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है आखिर। जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स निकालने के लिए एल्गोरिदम लिखनी है। ठीक है, तो ये शुरू करी यहाँ पे से एल्गोरिदम, जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इनपुट हुआ टेक 2 नंबर्स, जैसे चाय की लिखी थी हमने, वाटर लिया, बॉयल वाटर, ऐड चाय पत्ती शुगर, उसी तरह से सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इनपुट 2 नंबर्स, फर्स्ट स्टेप ऐड द 2 नंबर्स, जैसे मैंने बताया था 2 नंबर को ऐड करने का। फिर एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 नंबर हैं ए और बी, तो उनका एवरेज होता है ए प्लस बी बाय 2, यही होता है। दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं उन दो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है ऐड द 2 नंबर, सेकंड डिवाइड द रिजल्ट बाय 2, थर्ड में रिटर्न द रिजल्ट बाय स्टेप 2, जो सेकंड स्टेप में रिजल्ट आया उसको रिटर्न कर दो, मतलब वो हमारा एक्चुअल आंसर हो गया, और एंड कर दिया। स्टार्ट किया, एंड किया, और बीच में वो स्टेप्स आ गई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। समझ में आया थोड़ा सा किस तरह से लिखा है? जी सर, आया समझ। है ना, ये एक बेसिक प्रॉब्लम हो गई, इसको हमने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर दिया, स्टेप बाय स्टेप। जी सर।
नेक्स्ट देखते हैं, पास फेल ग्रेड निकालने का है। मान लो डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जी सर। हमें पता लगाना है कि कोई स्टूडेंट पास है या फेल है, और हम जी सर। क्राइटेरिया रख रहे हैं उसका 40 मार्क्स। अगर जी सर। उसके स्टूडेंट्स के 40% से ज़्यादा हैं मार्क्स तो वो पास, और पास रहेगा। 40% से कम है तो फेल। फेल रहेगा। अब इसका एल्गोरिदम बना रहे हैं हम, ठीक है। इनपुट जी लिया सर। 1 नंबर, 1 नंबर मतलब उसके हमने परसेंटेज इनपुट ले लिए। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इनपुट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। लैंग्वेज वेरी कर सकती है बट तुमको समझ में आना चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, रिपीटेटिव नहीं हो, और उससे हमारा काम ईजी हो। जी परसेंटेज सर। ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है तो भी पास होगा। अगर नंबर हमारा 40 से बड़ा है या उसके बराबर है तो देन पास। फर्स्ट स्टेप सेट द ग्रेड टू पास। एल्स, एल्स मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, इसका मतलब एल्स का मतलब हुआ 40 से कम है तो सेट द ग्रेड टू फेल। एंड इफ, अब ये एंड इफ क्यों लिखा है ये मैं बताऊंगा। ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। और फिर सेकंड स्टेप, अगली स्टेप में रिटर्न द ग्रेड, जो भी ग्रेड आया उसको रिटर्न कर दिया, पास या फेल। एंड जी सर। सिंपल है, समझ में आया। इनपुट में एक नंबर लिया या परसेंटेज इनपुट लिखा हमने, अब उसको कंपेयर किया वो 40 से ज़्यादा है या उसके बराबर है। अगर उसके बराबर है तो सेट द ग्रेड टू पास, एल्स सेट द ग्रेड टू फेल। जी सर। इजी है ना? ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। इसको छोड़ो, ये बाद में देखेंगे। अब फ्लो चार्ट देखते हैं। दो चीज़ें देख चुके हैं हम, एल्गोरिदम क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड एक तरह से एल्गोरिदम को लिखने का ही तरीका है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करता है। अब फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट बोलते हैं। जी सर। बताऊंगा किस तरह से। ऑफन यूज्ड इन द डिज़ाइन फेज ऑफ प्रोग्रामिंग टू वर्क आउट द लॉजिकल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्रामिंग के डिज़ाइन फेज में फ्लो चार्ट का यूज़ करती हैं कंपनियां या कोई भी, ताकि उसका पूरा फ्लो समझ में आए प्रोग्राम का लॉजिकल। इट इज़ अ विजुअल वे टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन फ्लो। हमारे लॉजिक को क्लियरली समझ में आएगा। डायग्राम के थ्रू उसको बनाते हैं हम, पिक्टोरियल अलग अलग सिंबल्स लेते हैं, सिंबल्स, शेप्स, उनका अलग अलग मीनिंग होता है, वो सब मैं बताऊंगा। उनके थ्रू हम प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, डायग्राम के फॉर्म में, जिससे हमको प्रोग्राम का फ्लो इजीली समझ में आता है, लॉजिक समझ में आ जाता है उसका। राइटिंग प्रोग्राम के, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उस टाइम पे उसकी मदद मिलती है, और टेस्टिंग एंड डीबगिंग ईजी हो जाती है। टेस्टिंग डीबगिंग क्या होती है ये आगे बताऊंगा मैं। अब ये सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट के, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग सिंबल्स और शेप्स यूज करते हैं। एक मिनट यार, हैंग हो गया क्या? ये डिफरेंट सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट के, और हर एक सिंबल का अलग अलग मीनिंग होगा। उन मीनिंग्स, उन सिंबल्स को यूज करके हम जो हमने एल्गोरिदम लिख रहे थे अभी तक, उसको अब हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आया? जैसे 2 नंबर का एवरेज निकाला था, उसको कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ अभी एग्जांपल के फॉर्म में। सबसे पहला शेप है ओवल। ओवल ये अंडाकार इस तरह का होता है। ये क्या बताता है? प्रोग्राम की बिगिनिंग और एंड को बताता है। स्टार्ट
इस फॉर्म, इस शेप में, और एंड जी सर। ये ओवल शेप में लिखा जाता है। ठीक है, फिर फ्लो लाइन, ये जो लाइन है, एरो दिख रहा है, इस तरह का एरो फ्लो बताता है प्रोग्राम का कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे इस तरह का एरो नीचे की जी तरफ शो कर रहा है तो ये नीचे की तरफ फ्लो जा रहा है, डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ लॉजिक फ्लो। जो प्रोग्राम है वो हमारा किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। फिर थर्ड शेप है पैरेलेलोग्राम। पैरेलेलोग्राम पता है, जिसकी सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलेलोग्राम बताता है कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को बताता है पैरेलेलोग्राम, इनपुट ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन। जैसे एक प्रोग्राम का एग्जांपल लिया था हमने, उसमें जो मेन फंक्शन था उसके अंदर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा था, अगर याद हो तुमको तो। प्रिंट एफ, उसमें कुछ प्रिंट किया था हमने, हेलो। याद है किसी को? सर नहीं पता। नहीं पता, कोई बात सी नहीं। लैंग्वेज है। हाँ, सी लैंग्वेज में प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था जिससे हमने कुछ प्रिंट किया था। देखो दिखाता हूँ तुमको, ये यहाँ पे। हाँ सर। तो ये प्रिंट क्या कर रहा है? प्रिंट मतलब हमको स्क्रीन पे शो करेगा आउटपुट की फॉर्म में। तो ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है। जी सर। तो अगर मैं फ्लो चार्ट में लिखूंगा कोई भी इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट, प्रिंट ऐप और एक स्कैन ऐप होता है, वो इनपुट होता है, तो उसको मैं पैरेललोग्राम में लिखूंगा, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। ये वाला शेप यूज करेंगे। फिर रेक्टेंगल क्या करता है? रेक्टेंगल डिनोट्स द प्रोसेस टू बी कैरिड आउट। जो भी हमें प्रोसेस करना है, कैलकुलेशन करना है, मान लो मैथमेटिकल एवरेज निकालने के लिए एडिशन करना है, तो वो ये सब रेक्टेंगल के अंदर होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर डायमंड शेप होता है एक। जी। डायमंड शेप में क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। मतलब जब हमें दो रास्ते हैं, मान लो तुम रोड पे जा रहे हो, एक लेफ्ट एक राइट, और तुम्हें पता नहीं किस पे जाना है, तो उस टाइम पे हम डिसीजन मेक करते हैं कि लेफ्ट में जाने से क्या होगा, राइट में जाने से क्या होगा। इफ़ या तो लेफ्ट या राइट, ये एक डिसीजन हो गया। तो उस टाइम पे हम डायमंड शेप का यूज Yes, करेंगे। जैसे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स जहाँ पे यूज करेंगे उनके लिए। जैसे अभी ये जो प्रोग्राम बताया था इफ़ वाला, ये ग्रेड निकाली थी अभी हमने, और पहले ये वाला है ना, स्टूडेंट की पास और फेल की ग्रेड निकाली थी। यहाँ पे लिखा था देखो, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर ग्रेड 40 के ऊपर है तो पास, नहीं तो फेल। तो ये वाले स्टेटमेंट्स हम डायमंड के अंदर लिखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो टोटल अभी मैंने कितने 5 शेप्स बताए हैं। सबसे पहले ओवल शेप। ओवल शेप स्टार्ट में लगेगा और एंड में लगेगा किसी भी फ्लो चार्ट के। स्टार्ट में स्टार्टिंग बताएगा और एंड में एंडिंग बताएगा। ठीक है, फिर एक फ्लो लाइन होती है जो कि प्रोग्राम के डायरेक्शन का फ्लो बताएगा। पैरेलेलोग्राम बताएगा इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है, कहीं जहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं हम या कोई इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो वो पैरेलेलोग्राम में आएंगे। रेक्टेंगल में जो प्रोसेस चल रही है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस चल रही है या कोई भी लॉजिकल प्रोसेस, वो रेक्टेंगल के अंदर आएगी। फिर डायमंड के अंदर हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आएंगे। समझे? डिनोट्स ए डिसीजन और ब्रांच टू बी मेड। द प्रोग्राम शुड कंटिन्यू अलोंग वन ऑफ द टू रूट्स। यहाँ पे 2 रूट्स होंगे। एक तो जैसे मान लो ये फ्लो चल रहा है प्रोग्राम का, एक रूट ये हो गया और एक रूट यहाँ से जाएगा। अगर कंडीशन मेरी नो है तो वो इधर चला जाएगा, और कंडीशन यस है तो नीचे फ्लो बना रहेगा। इस तरीके से रहेगा। मतलब यहाँ से 2 रास्ते निकलेंगे डायमंड शेप से। तो ये 5 शेप्स तुमको समझ में आए? यस सर। उसके अलावा एक और शेप और भी होते हैं, मतलब काफ़ी, एक और मैं बता देता हूँ। 6th शेप सर्कल। सर्कल का क्या है मतलब? सर्कल का यूज तब करते हैं जब, जैसे मान लो ये स्लाइड है, ये पूरी फुल हो गई है। ठीक है, दिख रहा है तुमको, एंड में आ गए हम।
हाँ सर। लेकिन जी अभी हमारा प्रोग्राम मान लो और भी बड़ा है तो वो दूसरे पेज पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये सर्किल हमारा कंटिन्यूटी और ब्रेक को बताएगा। जैसे मान लो ये पेज को हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो यहाँ पे एक लास्ट में सर्किल बना देंगे और फिर अगले पेज पे जाके सर्किल बना के प्रोग्राम को वापस आगे से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। तो ये जहाँ पे हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो रहा है एक पेज पे, वहाँ पे हमने लास्ट में सर्किल बना दिया, फिर अगले पेज पे जाके फिर से एक सर्किल बनाएंगे, उसके बाद में जो भी हमारा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो लिखते जाएंगे। तो ये कंटिन्यूटी और ब्रेक को बता रहा है प्रोग्राम के। ठीक है। जी सर। अब फ्लो चार्ट और प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट। इसको छोड़ो। देखो ये एक बेसिक एग्जांपल है फ्लो चार्ट का। यहाँ पे सीक्वेंस जैसे स्टार्ट किया, ओवल शेप है ये, वो थोड़ा सही से नहीं बनाया उन्होंने। स्टार्ट, फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स पैरेललोग्राम में बताया था मैंने, इस इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे इनपुट नंबर लिया कोई x = 10 तो वो पैरेललोग्राम में आ गया। फिर कोई भी एडिशन वगैरह की प्रोसेस होगी, कैलकुलेशन होगी मैथमेटिकल, वो रेक्टेंगल में आ जाएगा। दूसरे नंबर y में हमने x+1 कर दिया। फिर प्रिंट, वापस से प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं तो प्रिंट y, ये पैरेललोग्राम में आ गया। फिर स्टॉप। जी सर। तो ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है। ठीक है। किस चीज़ का फ्लो चार्ट है ये? हमें कोई एक इनपुट नंबर दिया है, उसमें 1 ऐड करके आउटपुट पे देना है। ये इनपुट पे एक नंबर लिया, ठीक है। ये हमने यूज़र से इनपुट लिया, मान लो इसको लेंगे हम प्रोग्रामिंग में, इसको स्कैनएप के थ्रू लेते हैं और आउटपुट स्टेटमेंट को प्रिंटएप के थ्रू शो करते हैं। ये वाला बताया था मैंने, ये आगे बताऊंगा। और फिर y को x+1 कर दिया रेक्टेंगल में और स्टॉप कर दिया आगे। ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है। उसी तरह से अब आप लोग एक कोशिश करना घर पे, एवरेज जो अभी शुरू में मैंने एक एल्गोरिथम बताई थी, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स की। जी सर। एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, तो उसका सबसे पहले तो एल्गोरिथम लिखना और फिर उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना। ये चाहो तो सिंबल तुम ड्रॉ कर लो ताकि याद रहे कि किसका क्या यूज है, या स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये पीडीएफ डाल देना ना ग्रुप में। ठीक है, पीडीएफ डाल दूंगा, बट फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो अभी। जी सर। ठीक है, ले लिया? ले लिया सर। यस सर। ओके। तो ये एवरेज ऑफ 2 नंबर्स का फ्लो चार्ट विद एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करना। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको। ये मैं उसमें गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगा। एक मिनट नोट कर लेने दो। बन जाएगा, इजी है काफ़ी। जी सर। ये बना सामने देंगे। एग्जांपल भी है यहाँ पे, इस स्लाइड का भी लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट फ्लो चार्ट का थोड़ा सा बेसिक समझा है, जो कंडीशनल वाला ब्लॉक था, डायमंड वाला। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कोई नंबर इनपुट या पूरा नहीं शो किया है, देखो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट। ठीक है। कोई नंबर इनपुट लिया x, फिर डायमंड शेप में हम उसको x को कंपेयर कर रहे हैं 10 से। x इज़ ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10। x इज़ ग्रेटर देन 10 लिखा, कंडीशन। अगर ग्रेटर देन 10 है x, मान लो हम x को यहाँ पे ले लेते हैं, x = 6। ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट जा रहा है, अब x को ग्रेटर देन 10 से कंपेयर कर रहे हैं। x हमारा 6 है, 6 ग्रेटर देन 10 है क्या? सिक्स ग्रेटर देन 10 है? हाँ सर। पक्का? मान रहे हैं तो है सर। कहाँ अगर मान अपन रहे एक्स हैं? को ये तो मान कंडीशन रहे है ना, इसको चेक कर रहे हैं। 6 ग्रेटर देन 10, इसका आंसर या तो यस होगा या नो।
सर ये तो फिर तो गलत हुआ सर, 10 गलत हुआ बड़े ना, 6 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो अब नहीं। ये नो वाले उसमें जाएगा, फ्लो में नो में जाएगा, जी यहाँ सर। पे हो जाएगा x इक्वल टू एक्स माइनस वन, जी सर। तो 5 और यहाँ पे आउटपुट। अगर मान लो x होता हमारा 16, तो 16 ग्रेटर देन 10 है, हाँ तो फिर सर यस वाले में तो जाता है। यस वाले में जाता है। ये होता है कंडीशनल ब्लॉक का सिग्निफिकेंस। इफ और एल्स आ स्टेटमेंट्स गया सर समझ। लिखे जाते हैं यहाँ पे, या तो उसका आंसर यस होगा या नो होगा। उस कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन को चेक करके यस आ रहा है या नो, उसी तरह से जो हमारा प्रोग्राम है उसका फ्लो डिसाइड होगा, या तो वो इस तरफ जाएगा या जी इस सर। तरफ जाएगा, उसके बाद में जी आगे सर। चले जाएगा। यस सर। अब इसी तरह से एक और है यहाँ पे, देखो वही नंबर सेम आया x, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 10 है तो वो यस में जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो हमारा नंबर है उसको एक से माइनस करके उसी में स्टोर कर रहे हैं और वापस से यहाँ पे आ रहा है वो। देखो मान एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो x है हमारा 12, ठीक है, x इक्वल टू 12 है, तो अब 12 ग्रेटर देन 10 है, यस या नो? सर है ना। है ना, तो यस में यहाँ पे जाएगा पहली बार में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन मतलब 12 माइनस वन, हाँ सर 11 बचे। 11 बचेगा। 12 माइनस वन हाँ सर 11। 11, 11 को हमने x में स्टोर कर दिया वापस से, तो अब हमारा x हो गया 11, है ना। जी सर। तो अब ये 11 को Yes. वापस से हम यहाँ पे भेज रहे हैं इस वाली पॉइंट पे, स्टेप पे। अब हमारा x यहाँ पे हो गया 11। अब x इक्वल टू 11 को Yes. इसमें वापस से Yes, sir. डायमंड ब्लॉक में चेक करेंगे, 11 बड़ा है क्या 10 से, है सर। है ना, तो वापस से यस पे जाएगा। तो अब यहाँ पे आएगा तो फिर से 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10, जी सर। है ना। तो अब हमारा x हो गया 10 अगली स्टेप में 10। अब वापस से यहाँ पे जाएंगे 10, तो x यहाँ पे अब हो गया 10, ठीक है। तो अब 10 ग्रेटर देन 10 है क्या, यस सर। 10 सर ग्रेटर देन बराबर 10 है वो होता तो है, दोनों। बराबर होते हैं, बड़ा नहीं होता। नहीं। तो मतलब ये कंडीशन अब क्या हो बराबर है। गई, सेम हो गई। सेम। क्या यस रहेगा आंसर इसका या नो रहेगा? सर ये यस ही होना चाहिए सर। क्यों नो होगा ना? क्या 10 10 से बड़ा है? नहीं है सर। नहीं है ना, 10 तो 10 के बराबर है, इसका मतलब यस नहीं हो नहीं सर। सकता, नो होगा। तो अब फ्लो इस तरफ जाएगा, नो हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम में प्रिंट को x को प्रिंट कर दे रहे हैं, तो हमें स्क्रीन पे x इक्वल टू 10 है तो 10 शो हो जाएगा, है ना। और ये स्टॉप हो गया प्रोग्राम, समझे। ये एक बेसिक था। हाँ सर। अब ये तो चूंकि फ्लो चार्ट्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, इनको अभी एक्चुअल प्रोग्रामिंग में हमने लिखा नहीं है। अभी हम फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम्स समझ रहे हैं, उससे हमें बेसिक उसका आइडिया लग रहा है प्रोग्राम को कि किस तरह चलता है। जैसे फ्लो चार्ट से तुमको ज़्यादा इजीली समझ में आ रहा होगा कि किस तरह उसका फ्लो जाता हाँ है। सर। जैसे यहाँ पे x की कोई वैल्यू आई, उसको कंपेयर किया, वो यस हुआ, तो यहाँ पे उसको x को 1 से माइनस किया और वापस से उसी स्टेप पे भेज दिया। फिर से कंपेयर Yes, sir. हुआ, अब फॉल्स हुआ तो इधर आएगा, फिर प्रिंट किया। तो ये एक तरह से ये जो दिख रहा है ना तुमको, यहाँ से शुरू हुआ और ये वापस यहीं आ गया, तो एक ये लूप है, यहाँ पे ये लूप बन गया, ठीक है। तो Yes, sir. लूपिंग वगैरह ये सब आगे बताएंगे कॉन्सेप्ट्स। ये समझ में आया बेसिक? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, राइट एन एल्गोरिथम and draw a flow chart that will read the two sides of a rectangle and calculate its area। ठीक है, ये सवाल समझ में आ रहा है। एक एल्गोरिदम और हमें फ्लो चार्ट लिखना है, किसके लिए कि उसमें उस एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में हम क्या कर रहे हैं, कोई रेक्टेंगल है हमारे पास में, उनकी दोनों साइड को रीड करके उसका एरिया निकालना है। मान लो ये एक साइड है ए और ये है बी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई को सर है ना। लंबाई चौड़ाई, ये उसकी हो गई लेंथ और ये हो गई उसकी विड्थ, ठीक है। जी सर। उनका तो एरिया अब गैप हमें करना, इसके दोनों को लिए मल्टीप्लाई कर दो।
तो हमें क्या करना है, ये एक वो दिया है रेक्टेंगल, इसका हमें दोनों साइडों को लेके उसका एरिया निकालने के लिए एक सबसे पहले तो एल्गोरिदम लिखेंगे और फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो अब ये एल्गोरिदम है यहाँ पे देखो। स्टेप 1 में टेक विड्थ एंड लेंथ एज इनपुट। लेंथ और विड्थ उस रेक्टेंगल की हमने इनपुट की तरह ले लिया, फिर सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं लेंथ इंटू विड्थ करके। यही होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, है ना। एरिया कैलकुलेट कर लिया, तीसरे स्टेप में प्रिंट कर दिया उसको। तो ये बेस सिंपल एल्गोरिदम हो गई हमारी। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। ये स्यूडो कोड देखो, स्यूडो कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से तुमको समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग से किस तरह से रिजेंबल करता है। देखो एल्गोरिदम देखो, सबसे पहले उसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, टेक विड्थ एंड लेंथ एज इनपुट, फिर कैलकुलेट एरिया, प्रिंट एरिया, ठीक है। अब स्यूडो कोड में क्या अंतर आ गया, थोड़ा सा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करीब पहुंच गया। स्टेप 1 हो गई उसकी इनपुट W&L, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 2 में लेंथ इंटू विड्थ करके उसको एरिया में स्टोर कर दिया, एरिया लेंथ इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, फिर प्रिंट एरिया कर दिया। ये समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में, एल्गोरिदम और स्यूडो कोड में। यहाँ पे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है और यहाँ पे उनको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, इनपुट W&L, फिर एरिया इक्वल टू L इंटू W, फिर प्रिंट एरिया। और ये फ्लो चार्ट है। यस सर। सबसे पहले स्टार्ट किया ओवल शेप और सबसे लास्ट में एंड होता है। फिर इनपुट वाले स्टेटमेंट्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हमारे पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इनपुट W&L, देखो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे स्यूडो कोड की जो स्टेप्स हैं वो एज इट इज़ हमने फ्लो चार्ट के अंदर डाल दिए हैं, बस वो चूँकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो वहाँ पे अलग अलग शेप्स के अंदर वो आ जाएंगी स्टेप्स। तो यहाँ पे स्टार्ट के बाद में इनपुट W&L किया पैरेललोग्राम में, फिर ये एरो से फ्लो नीचे की तरफ, एरिया इक्वल टू L इंटू W, ये सेकेंड स्टेप हो गई स्यूडो कोड की। फिर थर्ड स्टेप में प्रिंट एरिया, वापस से पैरेललोग्राम के अंदर और स्टॉप। यस सर। तो एल्गोरिदम की बात करें तो वो एक सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। स्यूडो कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करीब पहुंच गया। वो जो स्यूडो कोड में हमने प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखे हैं जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करने वाले हैं, और उनको फिर फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। स्टार्ट इनपुट W&L, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू W, प्रिंट एरिया। समझ में आया ये? जी सर। सिंपल आ रहा है। सर ये कोड 3 स्टेप होता है क्या? क्या स्यूडो कोड जो 3 स्टेप होती है क्या? नहीं, 3 स्टेप नहीं होती हैं बेटा, ये 3 स्टेप इसलिए हैं क्योंकि ये जो प्रॉब्लम दी है उसमें 3 ही स्टेप लग रही हैं। अगर मानो बड़ी कोई बड़ा वो होता प्रॉब्लम कि जी क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, उनका एवरेज मार्क्स निकालने हैं, फिर उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं किसी के उसको प्रिंट करना है, एवरेज से ऊपर जितने बच्चों के नंबर है उनको प्रिंट करना है। मान लो ये प्रॉब्लम है, क्लास में 10 बच्चे हैं, उनकी एवरेज मार्क्स निकाल के कितने बच्चों के एवरेज मार्क्स से ऊपर नंबर हैं उनको मुझे प्रिंट करवाना है। तो अब ये बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है? जी सर। इसको नोट कर लो। जी सर। ये प्रॉब्लम है। Find the number of students with marks greater above average. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है,
अब ये कर सकते हो। टोटल 10 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उनके मार्क्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तुमको क्या करना है, सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के मार्क्स, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालोगे, फिर पता करोगे कि किन किन स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज के ऊपर हैं और उनको प्रिंट करवाना है। करवा सकते हो? क्या बोलते हो? तो इस प्रॉब्लम को नोट करो और कोशिश करना इसका तुम एल्गोरिदम लिख सको, स्यूडो कोड बना सको और फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम, स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। ठीक है। सर मोबाइल सर की क्लास है 11:30 बस सर। छोड़ रहा हूँ मैं। ये प्रॉब्लम नोट कर लो, और उसके पहले जो एक और दी थी प्रॉब्लम, वो याद है? इसके पहले एक और प्रॉब्लम क्या दी थी मैंने? कौन सी दीदी सर? 2 नंबर का एवरेज निकालना था ना, ये उसका वो बनाना था फ्लो चार्ट, सॉरी एल्गोरिदम, है ना? जी तो इन दोनों प्रॉब्लम में तीनों चीज़ें करके लाना, एल्गोरिदम भी लिखना, स्यूडो कोड भी लिखना और फ्लो चार्ट भी बनाना। जी सर। चलो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।